बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर आपने देखा था चैप्टर 9 मैंने आपको पेरीमीटर जो है और एरिया न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा दिया था। तो आज बच्चों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 स्टार्ट करने वाले हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जैसे जैसे आप क्लास हायर में जाते जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वैसे वैसे आपको बढ़ते चले जाएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिटेल समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। चैप्टर है बच्चों 10 और ये है न्यू एनसीईआरटी का क्लास 7 मैथ, राइट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, इसको हम समझेंगे। जैसे इसमें आपको टर्म्स दे दिया जाएगा, कोएफिशिएंट पूछे जाएंगे, वेरिएबल पूछे जाएंगे, कांस्टेंट पूछे जाएंगे, है ना। कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या। सबसे पहले जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या। तो देखो बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं ना तो इसमें 4 तरीके का होता है। जैसे एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है। दे आर कनेक्टेड ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, राइट। तो इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें एडिशन भी दिख रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो या फिर मल्टीप्लाई हो, है ना। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। तो उस फॉर्म को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसमें हमें टर्म भी देखने को मिलता है ना, कोएफिशिएंट देखने को भी मिलता है, वेरिएबल देखने को भी मिलता है, ये सारी बातें देखने को मिलता है। अभी हम आपको बताएंगे ये सारी बातें, राइट। चलो बच्चों, तो ये चीजें बात आपको समझ में आ गया। चलिए, तो अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है। चलिए, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों में आपके साथ ये सारी चीजों को कवर करता हूं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और अभी मैंने आपको बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन आपको देखने को मिलता है, सब्ट्रैक्शन मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है, डिवाइड मिलता है, ये सारी चीजें देखते हैं। क्योंकि जनरल 4 तरीका का ही हमारा आइडेंटिटीज होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसी का सारा यूज होता है। तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने दिखाया आपको 2x + 5y + 4y x × y और +9, राइट। इसमें ये सारे टर्म्स को हमें समझना है ना, इस सारे पॉइंट को समझना है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग समझने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा करेंगे इसको छेड़छाड़। देखो ये क्या है, 2x है, ये 5y है, ये 4xy है और यहाँ पे 9 है। तो हमें इसमें टर्म क्या होता है, तो जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है उसको बोलते हैं टर्म। जैसे मान लो हमारे पास 3x है और +4y है, तो यहाँ पे 2 लोग था, एक अलग है, ये अलग है, तो ये दोनों एक टर्म हो गया। क्या हो गया, टर्म हो गया। ये चीजें आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने 6 में नहीं पढ़ा है तो इस चैनल पे वीडियो घने पड़े हैं बच्चों क्लास 6 का, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसमें अगर मैं टर्म को डिफाइन करूं तो क्या आ जाएगा, देखो एक टर्म तो बच्चों 2x है, एक टर्म 5y है, एक टर्म्स क्या है 4xy है और एक टर्म्स क्या है। तो ये इसमें 4 टर्म्स यूज हो रहा है। पहला टर्म्स हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और ये चौथा, 4 टर्म्स हो गए। अच्छा, अब इसकी वेरिएबल्स की बात करूं तो इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों, x एंड क्या है, y वेरिएबल्स है। क्योंकि x और y कहीं पे वैल्यू कर सकता है। 2 कभी 4 होगा क्या, 2 कभी 1 होगा क्या, नहीं ना, बिकॉज दे आर कांस्टेंट। तो वेरिएबल कौन होता है, जिसकी वैल्यू बदलता है, दोज वैल्यू विच हैज वेरी। जैसे x की वैल्यू कभी आप 1 पढ़ते हैं, कभी 2 पढ़ते हैं, कभी 3 पढ़ते हैं, तो ये वेरी करता है, इसलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आया, जिसकी वैल्यू बदलता रहता है हम उसको वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें इस एक्सप्रेशन में तो हमें x और y ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कांस्टेंट की बात करूं तो देखो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट 9 है। कांस्टेंट क्या है, 9 है। अब आप सोचते होंगे सर ये 4 भी तो है, ये 5 भी तो है, ये 2 भी तो है। वेट बच्चों, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आया है, ये किसी का कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं है। ध्यान से समझना, कोएफिशिएंट हो सकता है। क्या हो सकता है,
कोफिशिएंट हो सकता है। इसीलिए कांस्टेंट कब होता है? जब वो सिंगल किसी डिजिट के फॉर्म में होता है। किसी एक्स वाई या फिर वेरिएबल के साथ होगा तो वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो बदल सकता है, इस टर्म्स की वैल्यू बदल सकता है। अगर एक्स की जगह पे मान के चलो हम यहां पे 2 रख देंगे तो इसका वैल्यू बदल देगा, 8y हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना, बदल गया ना। तो ये और यहाँ पे कुछ यहां रखो ना वैल्यू, यहां तो कुछ है नहीं तो वैल्यू क्या रखोगे? कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर क्या होता है? किसी टर्म का फैक्टर होता है। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक टर्म्स हम ले लेते हैं, तो ये जो हमारा टर्म्स है ना बच्चों 2x, इसमें 2 फैक्टर्स है। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करूं तो 1 है x का फैक्टर, 2 है और x है, तो ये आपके 3 फैक्टर्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं इसका फैक्टर दिखाऊं आपको 5 का, अगर मैं फैक्टर 5y की फैक्टर दिखाऊं तो क्या बनेगा बच्चों? इसका 1 बनेगा, 5 बनेगा और y बनेगा। समझ रहे हो? इसी तरीके इसका भी फैक्टर लिख सकते हो, इसका भी फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आपकी बन गई, ठीक है। अच्छा अब देखो करें कोफिशिएंट, अब ये आया आपको कोफिशिएंट। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट क्या है? 5 हो गया। समझ रहे हो? अब इसमें देखो अगर x के कोफिशिएंट कहता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4y लिखना पड़ेगा, और अगर y का कोफिशिएंट कहता है तो 4x लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात को? क्योंकि जिसका कोफिशिएंट कहता है उसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू है वो लिख दिया जाता है। बस आपको ये याद रखना है। ये सारे अभी क्वेश्चंस बच्चों जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, इसी के बेस पे सारे क्वेश्चन आपके हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा अब इसमें देखो क्या कह रहा है? लाइक टर्म्स क्या है? तो लाइक टर्म्स क्या होता है बच्चों? जिसमें सेम वैल्यूज होते हैं। यहां पे देखो क्या है? 2x है, यहां पे 4y है, ये तो लाइक बना ही नहीं। लाइक कब होगा? जैसे मान लो हमने 3x ले लिया और 2x ले लिया, ये दोनों हो गया लाइक, ठीक है। तो लाइक टर्म्स इसमें कोई है ही नहीं बच्चों, तो लाइक टर्म इसमें तो कोई नहीं है, ये है हमारा लाइक टर्म्स, ये आप याद रखें। या फिर ऐसे हो सकता है 2y हो गया, 3y हो गया, ये एक लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। अच्छा अनलाइक टर्म्स की बात करें तो इसमें सारे अनलाइक टर्म्स ही हैं। ये बच्चों अनलाइक टर्म्स है, ये भी अनलाइक है, ये भी अनलाइक है, ये सारे अनलाइक है। अनलाइक मतलब क्या होगा? जो एक दूसरे से मिलता ही नहीं हो, नहीं मिल रहा इसलिए तो बच्चों प्लस में है, नहीं तो ऐड हो जाता ना जी। अगर मान के चलो आपके पास 5 रुपीज का नोट है और 5 रुपीज का कॉइन ले लो आप, और 5 रुपीज का कॉइन है, तो 2 5 रुपीज के कॉइन है, तो किसी को अगर आप जाके दोगे कि भाई मुझे 10 रुपीज का नोट्स दे दो, तो वो दे देगा। आप उसको कहोगे कि नहीं मुझे 20 रुपए का नोट्स दो, तो वो देंगे? नहीं देंगे ना, क्योंकि उतना वैल्यू आपके पास है ही नहीं, सब अलग अलग है, तो उस हिसाब से कंबाइन करके भी नहीं हो रहा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी अलग था इसलिए ये तो ऐड हुआ, नहीं तो ज्वाइंट हो जाता, एक बन जाता, ठीक है। तो लाइक समझ में आ गया, अनलाइक समझ में आ गया, ये सारे टर्म समझ में आ गए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो अब क्या है? मोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो मोनो का मतलब क्या होता है? 1 होता है। जिसमें एक टर्म्स होगा उसको मोनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होगा उसको बाइनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म्स होगा उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, और जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होगा उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो ये बात आपको याद आया? एक टर्म्स होगा तो मोनोमियल्स बोलेंगे, 2 टर्म्स होगा तो बाइनोमियल्स बोलेंगे, 3 टर्म्स होगा तो ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, और 3 से अगर ज्यादा टर्म्स होगा ना तो उसे हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। चलिए मैं आपके एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे देखो मोनोमियल्स का हम क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। x का पावर 4 ले सकते हैं, ले सकते हैं। x का पावर 9 ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये सभी क्या मोनोमियल्स है, इसमें एक ही टर्म्स है, ठीक है। बाइनोमियल का एग्जांपल देख लो, 2x + 3y ले सकते हो, ले लिया सर। एक दूसरा एग्जांपल दिखाइए सर, y² + 2 ले सकते हो, यस ले सकते हैं। ये क्या है? आप बोलोगे सर ये y² + 2, जी नहीं, यहाँ पे स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे टर्म की वैल्यू है, तो 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स हो जाएगा। अच्छा ट्राइनोमियल्स भी देख लेते हैं। तो x
y और z भी लिख सकते हो, या फिर आप 2x प्लस 3y प्लस 9 भी लिख सकते हो। ये हमारा क्या है, 3 टर्म्स है, तो दे आर कनेक्टेड इन प्लस माइनस भी लिख सकते हो। मैंने प्लस प्लस ले लिया, आप चाहो तो माइनस भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन 3 टर्म्स होने चाहिए। अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर 3 टर्म से ज्यादा होगा, जैसे मान लो हमने 2x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, प्लस 4 ले लिया। अब देखो 3 से ज्यादा टर्म्स हो गया, तो जब 3 से ज्यादा टर्म्स होता है ना बच्चों, तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे, खत्म बात। समझ आया, ये चारों बात समझ में आया। अच्छा, अब देखो आगे का पॉइंट क्या, हमें एडिशन समझना है, कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बात भी सीखने है। तो अगर मैं मान के चलूं, देखो हमारे पास क्या है, 3x है और 2x है। अब इसे क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या करेंगे हम, 3x ले लेंगे और 2x ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है, तो ध्यान रखना एडिशन हमेशा लाइक टर्म्स का ही होता है। तो लाइक टर्म्स के एडिशन आप करेंगे तो 3 और 2 क्या हो गया, 5x हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल अनलाइक दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास 4x है और यहाँ पे 2y है, इसको भी ऐड तो करते हैं, लेकिन बच्चों ये ऐसे के ऐसे ही रह जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों क्या अनलाइक है। तो अनलाइक के एडिशन इस तरीके से होता है, लाइक दोनों ऐड हो गया तो ये इसकी वैल्यू आ गया। समझ रहे बात को, इसीलिए एडिशन हमेशा लाइक में होता है, सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक में होता है। समझ रहे बात को या नहीं समझ में आया, क्लियर आया, ओके। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लो, चलो वही एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 3x माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको लाइक की बात थी। अच्छा, अनलाइक का देखो 4x माइनस 2y, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चों, तो ये तो वही आ जाएगा, 4x माइनस 2y आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से तो सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो जब सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो इसको तो एज इट इज लिखना पड़ेगा ना। तो ये बात थी, और ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स था जो आपको एक्सरसाइज 10.1 में इन सारे टर्म्स जो मैंने आपको बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, इन सारे टर्म्स के बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। अच्छा, अब आगे बच्चों इसी के बेस पे आपके एक्सरसाइज 10.1, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। कंप्लीट वीडियो देखो, जिससे कि बच्चों दोबारा देखने की कोई जरूरत ना पड़े आपको, ठीक है। चलो इसे देखो, क्या कह रहा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। तो देखो इसमें क्या कह रहा है हमें, यूजिंग, ध्यान दो यहाँ पे कह रहे हैं यूजिंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मैंने बताया जिसकी वैल्यू बदलता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, p हो गया, जो भी अलजेब्रिक है A to Z। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, आपको पता है 1 2 3 है ना, ये क्वांटिटी नंबर्स होते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, अलजेब्रिक ऑपरेशन 4 होते हैं, ये ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था इनिशियल स्टेज में 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, देख लो बच्चों, एडिशन होते हैं ऑपरेशन में, सब्ट्रैक्शन होता है ना, डिवाइड होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 4 जनरली ऑपरेशंस होते हैं अलजेब्रिक के, ये 4 ऑपरेशंस होते हैं जो आपको मैथ्स में देखने को मिलता है। अब इन सभी का यूज करके आपको ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ना, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इनको सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। चलो तो देखो सबसे पहले क्या है, सब्ट्रैक्ट ऑफ z फ्रॉम y। तो y में से अगर z को सब्ट्रैक्ट करना है तो रिक्वायर्ड आंसर क्या लिख सकते हो, y माइनस z आ जाएगा, खत्म। ये बात आपकी पहली बात हो गई, ठीक है। दूसरा कहते हो 1/2। अच्छा 1/2 क्या होता है बच्चों, 1/2 बोलते हैं 1/2 को। 1/2 द सम मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, ऑफ नंबर x एंड y। तो देखो x और y का सम कह रहा है, कह रहे सम ऑफ x y इज 1/2। 1/2 मतलब क्या हो गया, 1/2। तो फाइनली आप इसको क्या लिखोगे, 1/2 x प्लस y। तो ये आपका क्या होगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चों ऐसे एक एक कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को समझ के आपको आगे बढ़ते रहना है।
समझ रहे हो बात को? चलो तो इस तरीके से समझिए, क्वेश्चन को एक दो बार पढ़िए। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को तो जरूर 2 बार पढ़ो, कम से कम 2 बार, अधिक जितना बार आप पढ़ो वो आपको उतने दिमाग में स्विच करेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला पार्ट देखते हैं, इसका क्या है। देखो, द नंबर z मल्टीप्लाई इटसेल्फ, कह रहा है द नंबर z मल्टीप्लाई इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद से ही मल्टीपल हो रहा है, खुद से ही। जैसे मान लो z है और एक z और आ गया, तो ये क्या होगा? z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। कितना बेसिक है ना? अच्छा, अब क्या देखो, अगला कह रहा है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई ऑफ द नंबर p एंड q। अच्छा, p और q का तो देखो p और q का प्रोडक्ट करो बच्चों, p एंड q। और ये क्या है बच्चों? 1/4 कह रहा है। 1/4 मतलब क्या होगा? 1/4। तो फाइनली आप लिखोगे तो 1/4 p एंड q, ये आपका क्या होगा? आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। फिर पार्ट देखो, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है? जैसे मान लो x का स्क्वायर हो गया, है ना, y का स्क्वायर हो गया, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, एंड एडेड, एडेड मतलब क्या होता है? एडिशन, सिंपल। तो हमें इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका आंसर। खत्म। चलिए इसमें देखिए क्या करें। नंबर 5 एडेड, एडेड मतलब प्लस करना। ठीक है, टू 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब क्या हो गया? 3 इंटू टाइम्स किसी का प्रोडक्ट देयर m और n, m और n का। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई m इंटू n प्लस क्या है? 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू m n प्लस क्या हो गया? 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बेसिक है बच्चों, आपको समझना है। समझ करके जो जो क्वेश्चन में क्या है आप वो कर दो, दैट इज योर आंसर्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड 2 सबट्रैक्ट फ्रॉम 10। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट अभी मैं आपको बताया मल्टीप्लाई होता है नंबर्स y एंड z, y और 2 में प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 इंटू वाई कर दो, सबट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 से इसको क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट किया जाता है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 10 माइनस 2y। ठीक है, दैट इज द आंसर्स। अच्छा आगे देखो क्या है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b। अच्छा, सम ऑफ नंबर a एंड b, ठीक है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अच्छा, इसे कह रहा है सबट्रैक्टेड भी है, सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो आपको a इंटू बी और इसके सम से क्या करना है? आपको सबट्रैक्ट करना है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। खत्म। कह रहा है देखो ना, सबट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, तो a और b को प्रोडक्ट करो, उसमें से सबट्रैक्ट कर दो उसके सम को। तो ये हमने कर दिया और ये हमारा रिजल्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन से आ गया, और सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा ये देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर। अच्छा, हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई, टर्म्स अभी हमने आपको बताया दे आर कनेक्टेड, प्लस माइनस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देयर फैक्टर, और उसका फैक्टर भी बताना है। इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शो द टर्म्स एंड फैक्टर ऑफ द ट्री डायग्राम्स। अच्छा, जिसको आपको फैक्टर को और उसके टर्म्स को ट्री डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो चलिए एक एक करके दिखाते हैं। आपके पास देखो क्या है, x माइनस 3 है। तो जब इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x और इसका फैक्टर क्या बनेगा? 2, या x और 1 1 हो जाएगा। यही तो 2 बन सकता है। अच्छा, इसका फैक्टर करो तो ये क्या हो गया? -3। इसका फैक्टर क्या बन सकता है? -1 बन सकता है और 3 बन सकता है। खत्म, यही तो हो सकता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? टर्म हो गया। ये ध्यान रखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्म बोलेंगे, राइट। और ये जो आया बच्चों, ये हमारा फैक्टर आया। क्या आया?
फैक्टर्स आया, ठीक है। ये क्या है हमारा टर्म है, क्या है बच्चों टर्म है, और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा क्या है फैक्टर है। अभी मैंने आपको FACTORS फैक्टर, अभी ये कंसेप्ट मैंने बताया कि फैक्टर्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, इसी दिन के लिए मैंने ये आपको समझाया था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो 3 फैक्टर है, एक 1 है बच्चों, तो 1 का फैक्टर करोगे क्या होता है 1 ही आ जाएगा। अच्छा x का फैक्टर करो, ये x में क्या लिख सकते हो आप, इसको x और 1 लिख सकते हो। अच्छा इसका फैक्टर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो सकता है 3 फैक्टर हो सकता है, 1 हो सकता है x और x, ये 3 फैक्टर्स हो गए। तो ये आपका ये टर्म है, ये सभी क्या है टर्म है बच्चों, है ना 3 टर्म्स, और ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये जो निकाल रहे हैं ये हमारा क्या है फैक्टर्स है। समझ में आया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, दोनों आपने आइडेंटिफाई कर लिए इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट में देखो C और D। अच्छा उसी सेम क्वेश्चंस के अगला पार्ट से बच्चों C और D, आपको कह रहे y और y स्क्वायर, तो 2 टर्म्स इसमें दिया हुआ है आपको। चलिए y को अगर आप इसमें सॉल्व करते हो तो y, इसको 2 टर्म्स हो जाएगा 1 into y लिख सकते हो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा -1 और y और y लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये वाला पार्ट जो है आपका फैक्टर है, ठीक है, और ये आपका टर्म्स है, ये आपके फैक्टर्स। यहां पे इसको सॉल्व करो, ये 5x y स्क्वायर ये आपका टर्म्स है, ठीक। इसका फैक्टर लिखिए, इसमें 5 हो सकता है, 1 हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, और एक y और हो जाएगा। तो ये सभी क्या हो गया आपका फैक्टर्स आ गया। इसमें देखो, इसमें करोगे 7x स्क्वायर y, तो क्या क्या मिल सकता है इसमें देख लो आप, एक तो 1 मिल सकता है, 7 मिल सकता है, x मिल सकता है, x मिल सकता है और y, तो ये सभी क्या है फैक्टर्स है। ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सभी क्या है हमारा फैक्टर्स है, और ये टर्म्स है, ये सभी क्या है फैक्टर्स है, समझ आ गया, और ये हमारा टर्म्स है। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन से टर्म्स है और कितने फैक्टर्स है इस एक्सप्रेशन, जिसको आपको ट्री डायग्राम से दिखाना था, जो आप देख पा रहे हो, राइट। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसका। ई पार्ट में देखो क्या है कि -ab है प्लस 2b स्क्वायर है और -3a स्क्वायर, तो इसमें 3 टर्म्स है। अच्छा 3 टर्म्स तो समझ आता है सर। अच्छा इसका फैक्टर, तो फैक्टर भी दिखाते हैं आपको ए बी। इसका अगर बच्चों आप फैक्टर निकालोगे, देखो -1 लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, ठीक है। इसका देखो 2b स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, b लिख सकते हो, अगेन b आ जाएगा, ये फैक्टर्स हो गए। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, 3a स्क्वायर का क्या लिख सकते हो, देखो 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, a लिख सकते हो, अगेन a लिख सकते हो, तो ये आपके 4 फैक्टर्स। तो इस तरीके से आपको फैक्टर्स और उनके टर्म्स दोनों आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि कैसे आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है और कैसे आपको टर्म डिफाइन करना है, दोनों बात समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते क्या है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन। अच्छा यहां पे भी बच्चों वही क्वेश्चन पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में भी कह रहे टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन, वही है इसमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को भी और फैक्टर को भी। चलिए कर लेते हैं बच्चों, क्या जाता है ना। चलो तो 4 इसको आप फैक्टर कर लो, -4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और x हो जाएगा। इसको करोगे तो क्या होगा 1 और 5 भी आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा इनको चलिए इनको करके दिखाते हैं, -4x, वही सेम क्वेश्चन से बच्चों 3 हो जाएगा, -1 4 और x हो जाएगा। इसको तो 5 को करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 1 5 और y आ जाएगा, खत्म। तो आपको समझना है ये हमारा टर्म आता है, ये टर्म है, और ये जो हमारा फैक्टर्स है, ये सभी जो है वो फैक्टर्स है, ठीक है ना। ये सब क्या है बच्चों फैक्टर्स है, और ये हमारा टर्म्स है, ये हमारा टर्म्स है। तो टर्म्स को आपने आइडेंटिफाई कर ही लिए,
फैक्टर को अभी आपने आइडेंटिफाई कर ही ली, कई सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। अच्छा, इसी का सी पार्ट्स देखो बच्चों सेम है, तो इसमें अगर आप करोगे तो 5y 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और y हो जाएगा। इसको करो तो 3y² को आप तोड़ दो, ब्रेक करो, 4 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 1 3y आ जाएगा। इसको ब्रेक करो, तो इसको ब्रेक करोगे तो 3 में ब्रेक हो जाएगा, 1 x और y ब्रेक होगा। इसको ब्रेक करो फैक्टर में, 1 2 ले सकते हैं हम, x ले सकते हैं x, y और अगेन y ले सकते हैं, तो ये आपके फैक्टर निकल के आ गए। बहुत बेसिक है बच्चों, इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं वो आप लिख दो, वही आपके फैक्टर्स बनेंगे। ये तो आपके टर्म्स, एक टर्म्स हो गया और ये टर्म्स हो गए, इसका ये होता है फैक्टर्स, है ना, ये क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा, इसी का वही बच्चों, वही सेम पार्ट है बच्चों। देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल आइडेंटिफाई कर देना है ना, बहुत बेसिक है। चलो, तो पी क्यू जो है हमारा टर्म्स है, इसको आपको फैक्टर में दिखाना है, तो 1 p इंटू क्यू दिखा सकते हैं। क्यू का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 ही होगा, या तो 1 होगा या क्यू, ठीक है। इसमें देखिए 1.2 AB है, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं, तो पहला फैक्टर तो आप इसको 1.2 ले लें, फिर A ले लें और B ले लें, ठीक है। वैसे 1 भी ले सकते हैं, लेकिन बार बार वही चीज को लेना सही नहीं है। -2.4B है, इसको सॉल्व कीजिए, तो -2.4 ले लीजिए और B ले लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3.6 ले लीजिए और A ले लीजिए, ठीक है। वैसे और भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप कॉमन यही समझो, ज्यादा अगर आप करोगे तो थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप सिंपल मेथड समझो, जितने इसमें टर्म है उतने पार्ट में आप अलग कर दो। 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी के बच्चों अगला पार्ट है, सेकेंड का ही वही है, टर्म्स एंड फैक्टर को आइडेंटिफाई करना इन द एक्सप्रेशंस में। चलो इसको पहले देख लेते हैं, फिर उसको भी देख लेंगे। इसमें 0.1 ले लो और एक p हो जाएगा और ये p। इसको अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, 0.2 ले लो, q और q ले लो, खत्म बात। यहां पे करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 34 है बच्चों। तो 34 किस किस नंबर से कट रहा है आप उस हिसाब से देख लेना, जनरली 2 से भी कट रहा है ना। या फिर ऐसे करो, इसको ऐसे लिख देते हैं, 34 इंटू एक्स, 34 और x लिख देते हैं। आप इसको भी तोड़ सकते हैं बच्चों, जितना पार्ट में तोड़ना है आप देख लेना किस किस से कटेगा। यहाँ पे 14 को कितने पार्ट में तोड़ना है, 2 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। इस तरीके से इसको भी आप तोड़ सकते, तोड़ना चाहे तो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो फैक्टर और टर्म्स दोनों आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अच्छा, अब बच्चों आया आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, देखो, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इफ द फॉलोइंग। अच्छा, जितने इसमें न्यूमेरिकल्स है, यानी आप ये कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ करके इन द फॉलोइंग। अच्छा, पहला पार्ट में अगर मैं ध्यान दूं आपको, तो ये क्या है, 3t², ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे t² का जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये आपके आंसर्स होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो एक तो हमारे ये हो गए, ये t² हो गए और ये tq हो गए। इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 ही है और इसका भी कोएफिशिएंट 1 ही है। क्यों? क्योंकि इनके पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है, और जब वैल्यू कुछ होता नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो आप चाहे तो इसको +1 लिख सकते हो, +1 लिख सकते हो बच्चों, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। तो आपको जो समझ में आए वो लिखो, +1 लिखना है तो +1 लिख लो, है ना, जो लिखना है आप वो लिख लो। वैसे +1 लिखा नहीं जाता है, इसी वजह से। माइनस होता है तो हम लिखते हैं, लेकिन प्लस लिखा
नहीं जाता, क्योंकि सबकी जो सोच होती है वो पॉजिटिव ही होती है। मे बी आपके फ्रेंड के नेगेटिव भी हो सकता है, बट हाँ ये मान के चलो कि बी पॉजिटिव है ना। चलो इसी वजह से चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी का। फोर्थ पार्ट में क्या है, 100 मीटर्स है और 1000 n है, तो इसमें भी वही है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ये देखते हैं m का कोफिशिएंट, राइट, यानी 100 m जो है ये क्या m का कोफिशिएंट क्या हो गया 100 हो जाएगा, और n का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। बस इसकी बात करो तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूब की इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1 p स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और अगर आप पी स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करो तो -1 क्यू स्क्वायर हो सकता है। इसमें अगर मैं p की बात करूं तो क्या हो जाएगा 7q हो सकता है, और अगर मैं q की बात करूं तो 7p हो सकता है। तो डिपेंड करेगा आप किसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हो। मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बताया था कि 3xy है, अगर x का कोफिशिएंट कहता है तो 3y आ जाएगा, अगर y का कोफिशिएंट कहता है तो 3x आ जाएगा। तो ये चीजें आपको देना है। यहां तो ऐसा कह नहीं रहा है कि आप p का कोफिशिएंट निकालो या x का कोफिशिएंट निकालो, ऐसा तो नहीं कह रहे ना। तो हम सभी तरीके से आंसर निकाल दे रहे हैं, जो आपके बुक्स में आप चेक कर लेना। क्लियर, चलो तो ये बात आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अच्छा इसी का पार्ट है बच्चों, हाँ ठीक है। तो देखो इसका a का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, यहाँ पे 8.6 है तो कांस्टेंट ही है। यहाँ पे r का जो है कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3.14 आ जाएगा। तो बच्चों आपको इन चीजों को समझना है। कोफिशिएंट क्या अभी मैंने डिटेल बताया भी था, फर्स्ट इनिशियल पॉइंट में मैंने आपको समझा दिया था। अच्छा, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल्स कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स एंड द कांस्टेंट इन द फॉलोइंग। अच्छा यहाँ पे अगर मैं बात करूं 2l 2b हो जाएगा, तो l का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 और b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2। आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर y की कोफिशिएंट की बात करूं तो 0.1, और अगर मैं y स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करूं तो 0.01 आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बहुत इजी है ना, क्योंकि आप बहुत छोटे 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं ये सारी बातें। अच्छा अब देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेन x एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ x। अब देखो यहां पे हमें बता रहा है कि आप x का कोफिशिएंट निकालो। देखो ना क्या है ना, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट निकालो। इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है y स्क्वायर है, तो x ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसमें तो है ही नहीं, इसमें देखो बच्चों इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x है, तो x का कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं x ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा -8y हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, इसमें x है तो इसके और पहले क्या है कोफिशिएंट, तो यही है -8y। इसमें देखो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर लिखते हैं। समझ आया कि नहीं यार, समझ आ रहा है ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, हो रही है नहीं, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो इसका थर्ड पार्ट में वही सेम है। चलो इसमें देखो x का कोफिशिएंट बच्चे इसमें कुछ नहीं है, तो x की कोफिशिएंट x ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा 1, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इसमें देखो x का कोफिशिएंट x ऑफ कोफिशिएंट क्या हो जाएगा z हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, इसमें सिर्फ है तो ये लिख देंगे, सेम वही है। अच्छा इसमें भी वही बात हमसे पूछ रहा है x का ही कोफिशिएंट, तो देखो इसका अगर x की कोफिशिएंट बात करो बच्चों तो यहां तो 1 हो रहा है, और इसमें अगर x की कोफिशिएंट निकालो तो y हो जाएगा। देखो ना इसमें अगर x का कोफिशिएंट निकालोगे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और इसमें x का कोफिशिएंट निकालोगे तो क्या होगा y आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। इसमें अगर आप x का कोफिशिएंट निकालते हो तो क्या हो जाएगा 12
वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें अगर एक्स के कोएफिशिएंट निकालते तो क्या हो गया 7, और इसमें अगर एक्स के कोएफिशिएंट निकालते तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आया? कितने इजी है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं आपके लिए। अब देखो आइडेंटिटी विच टर्म्स द कांस्टेंट वाई स्क्वायर एंड गिव्स द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अच्छा, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको बताना है। देखो इसमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट क्या हो गया -x हो जाएगा। इसमें देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस चलिए, तो इसी तरीके से आपको देखना है कि किसका है। इसमें देखो तो बच्चों वाई स्क्वायर है ही नहीं, इसमें तो निकलेगा ही नहीं। इसमें वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -15x आ जाएगा। और इसकी अगर मैं बात करूं तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से लिख लेना, अलग अलग लिख लेना, टर्म वाइज लिख लेना। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, क्लासिफाई इनटू, देखो मोनोमियल्स मैंने आपको बता दिया था, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, जिसमें एक टर्म्स होगा उसको मोनोमियल्स बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म्स होगा उसको बायनोमियल्स बोलेंगे, और जिसमें 3 टर्म्स होगा उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। तो देखो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा बायनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, बायनोमियल्स टर्म। ठीक है, इसमें देखो एक टर्म्स है तो इसमें क्या हो जाएगा मोनोमियल। ये क्या होगा मोनोमियल टर्म्स। इसमें देखो 3 टर्म्स है, यह क्या हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स टर्म्स है ना, तो ये क्या होगा ट्राइनोमियल्स टर्म्स। तो जिसमें एक होगा उसको मोनो, जिसमें 2 होगा उसको बाई, जिसमें 3 होगा वो ट्राई, और जिसमें 3 से ज्यादा होगा उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आगे देखते हैं इसका पार्ट। अच्छा, और भी पार्ट है बच्चों इसमें। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख दे तो मोनोमियल्स हो जाएगा। ये 3 है तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। इसमें 2 है तो ये क्या हो जाएगा बाइनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और है बच्चों इसमें डिफाइन करना है। देखो इसमें 2 टर्म्स है, एक टर्म्स और 2 टर्म्स। तो 2 टर्म्स होगा तो क्या होगा बाइनोमियल्स हो जाएगा। इसमें देखो एक टर्म्स है तो मोनोमियल्स लिख देना। इसमें देखो 3 टर्म्स है तो ये क्या लिखोगे ट्राइनोमियल्स लिख दो, खत्म, बाई मोनो ट्राइनोमियल्स। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, इसमें भी देखो बच्चों 2 टर्म्स है, ये हो जाएगा बाइनोमियल्स, 2 टर्म्स है बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल्स। तो सिंपल है, एक टर्म्स होगा तो वही सेम है, 2 टर्म्स होगा तो वही है, 3 है तो बस सिंपल सी बात है, आपको चेक करना है, टर्म्स को देखना है। अब देखो बच्चों इसमें क्या करें, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। अच्छा, लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ये अभी आपको मैंने बताया कि सेम वाला वैल्यू होगा तो लाइक टर्म्स, और अनलाइक तो वो अभी देख लेंगे। देखो ये दोनों कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा लाइक टर्म्स होगा, दोनों कांस्टेंट है। अब यहां पे देखो ये -7x है और ये 52 है तो ये भी लाइक टर्म्स होगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये भी x में है ये भी x में। अब यहां पे देखो -9x -20, ये दोनों तो सेम है लेकिन इसकी वेरिएबल वेरी नहीं कर रहा है ना, वेरी नहीं कर रहा है, अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये क्या है 14xy है और 42x है, ये दोनों सेम है बच्चों। यहाँ पे भी ये देखो ये ध्यान देने वाला बात है, जो हमारे वेरिएबल्स है ना वो सेम होने चाहिए, तो ये दोनों सेम है क्योंकि xy है और ये क्या है yx है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में आप लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लाइक टर्म्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे p स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये अनलाइक हो जाएगा, अनलाइक हो गया जी। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चों 12xz है और यहाँ पे 12x स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा
लाइक हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स दोनों आपको समझ में आया। लाइक कब होगा, अनलाइक क्या होगा, इसीलिए बच्चों मैंने आपको फर्स्ट में इंट्रोडक्शन में सारे कंसेप्ट समझाया था कि यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम्स ना आए और आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अच्छा, अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना, इससे पहले हमें दे रखा था और हमें बताना था कौन से लाइक टर्म्स है और कौन से अनलाइक टर्म्स है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी चुनना है, पिक करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं लाइक टर्म्स क्या हो सकता है। अनलाइक टर्म्स लिख लेते हैं। अच्छा, हमें तो बच्चों लाइक टर्म्स ढूंढना है ना, तो हम अनलाइक टर्म्स की क्यों बात कर रहे हैं। चलिए हमें क्या करना है, लाइक टर्म ढूंढना है। तो यहां लिख लेते हैं LIKE लाइक और लिखते हैं टर्म। ठीक है, चलो देखो बच्चों 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है क्या, एक्स वाई स्क्वायर, ये देखो ये रहा बच्चों आपका, और ये तो आप यहाँ पे लिख, अच्छा यहाँ पे बच्चों प्लस का और ये माइनस का, तो ये बात तो जम सकती है हमारी, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है इसमें, और क्या है 2x वाई स्क्वायर, ये दोनों बच्चों लाइक है। ठीक है, आगे देखो माइनस 4y एक्स स्क्वायर, माइनस 4y एक्स स्क्वायर, माइनस 4y एक्स स्क्वायर, देखो ये और ये, देखो ये वाला टर्म्स राइट, और क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म्स एक साथ है, यानी लाइक टर्म्स इसको बोल सकते हो। क्या लिख सकते हो, माइनस 4y एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, और 20x स्क्वायर और y लिख सकते हो। ठीक है, आगे की बात देख लो, ये बच्चों एक्स स्क्वायर है 6x स्क्वायर, और कहां है, ये है आपका एक लाइक टर्म्स, तो आप ये भी लिख सकते हो 8x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। अब आप देखो क्या है हमारे पास, अच्छा माइनस भी तो है बच्चों, माइनस 11 भी तो है, तो यहाँ पे माइनस 11 भी एक्स स्क्वायर आप लिख सकते, और है क्या, अब तो इसमें नहीं है। ठीक है, अच्छा अब वाई स्क्वायर पे आ जाओ, ये वाई स्क्वायर है क्या, अच्छा ये तो बच्चों हमने ले लिया है, एक्स वाले टर्म्स है, एक्स वाले भी टर्म्स है, एक्स वाई वाले टर्म्स है, अच्छा एक्स वाई वाले भी टर्म्स है, तो चलो ये भी ले लेते हैं, माइनस 100x और 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x, ये वाला पार्ट भी हमने ले लिया और ये पार्ट भी ले लिया। अब आप देखो हमारे पास क्या है, 2xy और माइनस xy, माइनस 11yx और 2xy होगा। अब आप देखो, अब किसके साथ हो गए, y किसके साथ जाएगा, y तो कहीं इसमें सिंगल फॉर्मेट में है ही नहीं, तो ये इस तरीके से आप लाइक बना सकते हो ना। ये देखो ये इसका लाइक है तो लिख दिया, ये इसका लाइक है, ठीक है, ये इसका लाइक है, ठीक है, ये आपको लाइक है, यहाँ पे देखो ये इसका लाइक और ये भी एक लाइक है, तीनों है बच्चों इसमें, ये इसका लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म समझ में आ गया कि वहां पे वेरिएबल जो है ना वो सेम होना चाहिए, कांस्टेंट अलग हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल सेम होनी चाहिए, तब जाकर के वो लाइक होता है। ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। अच्छा वही सेम क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा यहाँ पे भी वही कह रहा है, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग रेशियो। अब इसमें वैल्यूज वेरी कर गया है, बट आपको ढूंढना वही है, लाइक टर्म्स ही ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं पी क्यू किस में है, बी वाले पार्ट में थोड़ा इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। पी क्यू देखो ये वाला वैल्यू बच्चों मैंने लिया है, अब पी क्यू ढूंढिए कहां पे है, पी क्यू देखो क्यू और पी है, तो आप ये लिख सकते हो और ढूंढो, ये आ गया बच्चों, ये आप ले सकते हो एक साथ,
और क्या लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते। ये तीन बातें हो जाएगी आपकी -7QP और 7P8Q और P, है ना। ये एक लाइक टर्म्स बन गया, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए 7P वाले, ये बच्चों हमने 7P एक ले लिया, ठीक है। अब P ढूंढो, P स्क्वायर है, P ढूंढना है, एक ये रहा 41, अच्छा अलग है क्या, हाँ अलग ही है, 2405P, ये हो गया। अब देखो उसके बाद तो इसमें P वाला कोई बात है, तो ये आ गया, ठीक, ये वाला पार्ट यूज हो गया। अब देखो P स्क्वायर Q स्क्वायर वाला पार्ट लो, P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर देखो बच्चों आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 Q स्क्वायर P स्क्वायर हो गया। अब देखो आपके पास क्या है, P स्क्वायर Q स्क्वायर, P स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं है जी, तो ये आपके निकल के आ गए, ठीक है। तो समझ आया कि नहीं आपको, इसमें से ढूंढना है कि सेम, देखो इसका सेम वेरिएबल्स है, ठीक है, इसका देखो सेम वेरिएबल है, ठीक है, इसका देखो सेम वेरिएबल है, तो ऐसे ही आपको इसमें से ढूंढना है किसका सेम वेरिएबल्स है। अच्छा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे -23 है और ये 41 है, तो ये सेम वेरिएबल है, दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। और भी आप ढूंढ सकते इसमें से, चलो और ढूंढो, क्या Q वाला पार्ट ढूंढो। अच्छा ये देखो माइनस का 100Q है, अच्छा ये तो हमने ढूंढ लिया, इसको सर्कल कर दो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। Q वाला पार्ट है 100Q, 100Q इसमें कहीं दिख रहा है क्या, 100Q Q के फॉर्म में कहीं है क्या, अच्छा कहीं नहीं है बच्चों 100Q के फॉर्म में, तो इसको रहने दो, ठीक। P के फॉर्म में देखो, यस P के फॉर्म में देखो, ये रहा वैल्यू 701 P स्क्वायर और -5P, ये आपके फॉर्म बन गए। और देखो है क्या, नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों आपको देखना पड़ेगा कि वेरिएबल किसका मैच कर रहा है ना, जिसका वेरिएबल मैच कर रहा है आप उसके साथ उनका लाइक टर्म्स लिख देंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है ना कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।